ठीक है। ओके सर। तो हाँ ये सर। ये केवल और केवल हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन एक फर्जी सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रहता है, वो दिमाग में बना रहता है कि अरे सर ने नहीं पढ़ाया है, ऐसा है वैसा है, तो उस चक्कर में पहले इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस इस चैप्टर का होता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है, पढ़ाया था। चलिए, तो टू स्टार्ट विद सबसे पहले एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। नाम सुना है? हाँ सर। क्या होता है सर? यस सर। क्या होता है? जो क्वांटिटी मेजर कर सके। जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा भी कोई क्वांटिटी होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा डेफिनेशन है तो बहुत सारे ऐसे भी क्वांटिटी जरूर होंगी जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। जैसे पेन। बोलो सर फीलिंग्स। हाँ, फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते कि आज मैं कितना दुखी हूँ, कितना हैप्पी हूँ, इन सब चीजों को मेजर नहीं कर सकते। तो साइंस में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, उसी को हम लोग डील करते हैं। कॉपी मत करना तुम लोग, अभी मैं ये नोट्स भेज दूंगा, हाँ कुछ देर के बाद जहां से बोलूंगा वहां से कॉपी कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये कॉपी करने का काम आप लोग घर में करेंगे, अभी मत कीजिए। ओके सर। तो बाय डेफिनेशन कुछ क्वांटिटीज हैं विच कैन बी मेजर्ड। तो मेजर्ड में देखोगे बाय लिखा हुआ है बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस विच कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट तो समझ में आ गया, और ये जो है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। सपोज एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, ठीक है? इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट से मान लीजिए मैंने एक्सेलरेशन मेजर कर लिया, मास मेजर कर लिया, अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फोर्स भी मेजर हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। तो डायरेक्टली देखा जाए तो हमने फोर्स को मेजर नहीं किया है, बट ये जो लॉ ऑफ फिजिक्स है इसको यूज करके फोर्स को भी मेजर कर लिया, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? बट इस प्रोसेस में आप देखोगे तो मैंने डायरेक्टली फोर्स को मेजर नहीं किया, फोर्स को मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन से मेजर किया। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ब्रॉडली 3 टाइप्स की होती है, एकदम पेशेंटली देखते चलो, लिखने का काम नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक को कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटीज क्या हैं, एक बार एक एक करके समझते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी को जरा ध्यान से समझो। सपोज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लाइन कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको। थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का देखोगे तो कहीं कहीं नाम लिखा हुआ मिलेगा बेस क्वांटिटी, ठीक है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा नाम लिखा हुआ मिलता है जिसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं।
नाम से ही समझ आता होगा, फंडामेंटल वर्ड का मतलब है कि ये सब फंडामेंटली मेजर होते होंगे। फंडामेंटली मेजर होने का मतलब है, एक सेकंड सब बता दो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, जो भी मन करे, करंट, टेम्परेचर, दुनिया, बहुत सारे हैं। उसमें से कुछ क्वांटिटी को कैटेगराइज करना जरूरी है। जरूरी है मतलब जिसके बेसिस पर हम बाकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। तो वो जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को पहले एक बार फ्रीज करना जरूरी है। तो साइंटिस्ट ने शुरू में आर्बिट्ररी सर्टेन थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनको उन्होंने फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा। फंडामेंटल की कैटेगरी में रखने का मतलब ये होता है कि बाकी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इनडायरेक्टली इसी से मेजर करेंगे। जैसे मैंने इक्वेशन लिखा था F = ma, है नहीं ऐसा, बट मान लेते हैं कि मास और एक्सेलरेशन फंडामेंटल है और फोर्स उससे कैलकुलेट हो रहा है, तो फोर्स हो जाएगा मेरा डिराइव्ड। बात समझ आया? तो किसको फंडामेंटल में रखना है, ये एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो शुरू में साइंटिस्ट लोगों ने फ्रीज किया, उसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। समझे मेरी बात? तो बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी इसी के बेसिस पर मेजर होते हैं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हो गया वही जो बात मैंने बोली है कि देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिस एंड दैट, तो इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी है, सो अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज हैव बीन चूजन आर्बिट्ररली। आर्बिट्ररली मतलब इसका कोई इक्वेशन नहीं है, ग्रुप में बैठ के डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया। एंड देयर यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो बाकी फिजिकल क्वांटिटी इसी के टर्म में एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए इसको या तो फंडामेंटल बोलते हैं, या एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, या बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। क्लियर? अब जैसे मैंने कहा कि ये अगर आर्बिट्ररी चूज हुआ है, तो चूज करने का 2 पर्पस था। ये पहला पर्पस कि ये क्वांटिटी अपने आप मेजर होगी, इसको मेजर करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा ये कि इस क्वांटिटी के बेसिस पर बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगी। तो इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और दूसरा, अदर क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी इंडिविजुअली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनको कैलकुलेट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी, बाकी दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करेंगे उसको मेजर करने के लिए इसकी ही जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत? तो ये जो सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, इसके नंबर फिक्स्ड हैं। जैसा मैंने कहा, दे आर 7। इसमें कोई क्यों कैसे कुछ कोई नहीं कह सकता। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है, एक बार बैठ के लोगों ने डिसाइड कर लिया तो ये 7 ही है, न इसमें कुछ कम हो सकता है न उसमें कुछ ज्यादा हो सकता है। तो ये जो सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इस सेट को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है? Yes, sir. इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझते हो किसको कहते हैं? मोल को, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके लिए नया होगा, मैं बताऊंगा इसको थोड़ी देर में।
इसके बाद मैंने कहा कि जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री नहीं सॉरी, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसी पर डिपेंड करता है और इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट इनफाइनाइट हो सकता है, इसके कोई नंबर फिक्स नहीं हो सकते। तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसमें देखोगे तो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज का मतलब हो गया, बेस किसको कहते हैं? फंडामेंटल को। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक ने एग्जांपल तो कर बहुत सारे हैं, बट एक एग्जांपल ये करके बताता हूँ कि कैसे ये बाकी फंडामेंटल पर डिपेंड करते हैं। तो इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी आपने इस 7 के अलावा जो भी आपने सुना है सब डिराइव्ड ही है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, ये सब कुछ एग्जांपल हैं, बट इसके अलावा जो भी आपने सुना है सब डिराइव्ड ही है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ स्पीड का, तो देखिए ये स्पीड कैसे डिराइव्ड है। स्पीड होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको मालूम है? यस सर। तो अगर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मतलब लेंथ मेजर कर रहे हैं और टाइम मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ और टाइम इंडिपेंडेंटली मेजर करके अगर हम उसको डिवाइड कर दिए तो इसका मतलब स्पीड मेजर हो गया। तो लेंथ और टाइम को देखोगे तो लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आया और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आया। तो इन दोनों के मदद से स्पीड निकला, तो स्पीड हो गया आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं सर। ठीक है। तीसरा आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है, लेकिन फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में इसकी बहुत जरूरत होती है, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर नहीं सकते। और ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो ही होती है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब जिसको आज तक आप लोग एंगल कहते आए हो वो आपका प्लेन एंगल ही है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट असाइन किया जाता है, असाइन किया गया है। एज सच दिमाग से देखोगे तो कोई यूनिट है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मीनिंग क्या है और यूनिट का क्या मीनिंग है, एक एक करके अभी देखते हैं। बट उससे लेकिन डिग्री तो होता है ना सर? पहले ये समझते हैं कि ये सप्लीमेंट्री होता क्या है। क्या बोल रहे हो बेटा? डिग्री, रेडियन, ये सब तो होता है ना? हाँ हाँ, यूनिट। वही बताता हूँ, ये होता है और इसके होने का कोई मीनिंग क्यों नहीं है, जस्ट अभी समझिएगा आप खुद। फॉर एग्जाम्पल प्लेन एंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड। ओके। हाँ, मैं समझा रहा हूं कि कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल प्लेन एंगल लो। प्लेन एंगल जब आप पहली बार 9th 10th 6th 7th पता नहीं जब भी पढ़े होगे, उस समय इस प्लेन एंगल का क्या डेफिनेशन पढ़े थे, बताइए जरा सा मुझे। नंबर ऑफ रोटेशन। रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन, ये क्या होता है बेट? अगर कोई 60 डिग्री है मतलब 60 रोटेशन है, क्या बोलते हो? अमाउंट। सर्कल degree को divide। 360 में डिवाइड किया गया है, 360 यूनिट्स में, 360 पार्ट्स। बक तुम लोग अभी बताऊंगा तो कहोगे हाँ सर मालूम है, अभी फिर कहोगे डिग्री को
किसी भी एंगल को सबसे पहले कैसे डिफाइन किया गया था? एंगल थीटा क्या होता है? Amount of rotation of line. हुक, अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन तो कहाँ? elevation of ट्रायंगल में line. एंगल होता है तो क्या अमाउंट ऑफ रोटेशन है बेटा? Sir, 1 degree is बोलो। equal to 1 नहीं upon बेटा, 360. बक तुम लोग सब ऐसे गधे वाले बात करते हो कि दुखी हो गया मैं तो। एंगल का पहला डेफिनेशन जो क्लास 6 में पढ़े होगे आप, पहला क्या यही डेफिनेशन होता है कि अगर आर लेंथ या जो भी लेंथ का नाम देना है, इसको अगर मैं यहां से यहां रोटेट किया तो ये जो टिप जितना लेंथ ट्रेवल किया, ये लेंथ आर्क लेंथ अपॉन आर, इसी को थीटा कहते थे ना। हाँ सर। ये याद आया? थीटा इक्वल टू एल बाई आर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो याद करो, सबसे पहले क्लास 6-7 में यही डेफिनेशन पढ़ा होगा ना थीटा का, होता भी यही है वैसे, पता क्या होगा, है ना? हाँ यस सर। सर। अब जरा कॉमन सेंस से सोचो, मान लो तुम जिंदगी में पहली बार ये एंगल देख रहे हो, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो आर्क लेंथ ही है। हाँ सर। यस सर। और रेडियस आर, ये भी लेंथ ही है। यस सर। हाँ तो ये रेशियो क्या हो गया? मीटर अपॉन मीटर। यस सर। तो कोई यूनिट दिख रहा है इसका कि होना चाहिए? नहीं। नहीं होना चाहिए। तो इसका यूनिट होता नहीं है, हम लोग ने इसको यूनिट दे रखा है। बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे एक यूनिट आप डिग्री जानते हैं, एक यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको रेडियन कहते हैं, ग्रेड। है ना? इस स्टैंडर्ड यूनिट यही है। और भी बहुत सारे इसका यूनिट होता है, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ये सब भी वो सबसे मतलब है। बट डेफिनेशन वाइज आपको समझ आएगा कि इसका कोई यूनिट तो होना ही नहीं चाहिए। यस सर। ये बात विजुलाइज कर रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। तो आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि इस फिजिकल क्वांटिटी को डिग्री या रेडियन या कुछ भी कहते हैं, डेफिनेशन से देखा जाए तो इसका तो कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए, बट हम लोगों ने दिया है। ठीक वैसे ही एक दूसरा होता है सॉलिड एंगल। नाम सुना है पहले कभी? हाँ सर, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा होता है। तो जैसे प्लेन एंगल का डेफिनेशन है, वैसे ही सॉलिड एंगल का भी डेफिनेशन है। ठीक है, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या है? पहले सॉलिड एंगल होता क्या है, फिर डेफिनेशन समझ आएगा। कोन वाला आइसक्रीम खाया है? यस सर। हाँ यस सर। सर। एक कोन वाला आइसक्रीम मान लो मैंने बना दिया, मान लो एक कोन वाला आइसक्रीम बना दिया, तो ये आइसक्रीम का कोन है और इसके ऊपर ये स्फेरिकल टॉपिंग है। यस सर। यस सर। तो ये जो स्फेरिकल टॉपिंग है इसका कुछ सरफेस एरिया होगा। अगर मैं इस वर्टेक्स पर देखूं तो ये इस वर्टेक्स पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बना रहा है। यस सर। हाँ सर बराबर। तो ये जो सरफेस एरिया है छाता के जैसा, और ये जो आर है लेंथ, तो इस सरफेस एरिया ए और ये आर लेंथ का स्क्वायर, ये जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है? यस सर। ओके सर। तो इसको भी अगर देखोगे तो एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, यस सर। और नीचे ये भी हो गया मीटर स्क्वायर। हाँ सर। तो दोनों मीटर स्क्वायर के रेशियो का मतलब है इसका भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। हाँ सर, नहीं होना चाहिए। हाँ, बट इसको भी यूनिट दिया गया, जो रेडियन है उसी के आगे ST लगा दो, ST रेडियन कहते हैं।
इस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत आपको फिजिक्स में नेक्स्ट ईयर में पड़ेगी, तो फिर इसका प्रॉपर इसमें क्या होता है नहीं होता है सब बताऊंगा। बट अभी सिर्फ ये समझना आपको जरूरी है कि जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, दो ही है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये बाकी फिजिकल क्वांटिटी से डिफरेंस कैसे है, समझ आया? यस सर। हाँ सर समझा। ये जो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब शायद अब आप समझ जाओगे कि द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ओनली हैज यूनिट। कौन सा यूनिट? जो हमने दे रखा है, बट हैज नो डायमेंशन। सर पर यूनिट क्यों दिया? जरूरत पड़ी है, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है, तो जब इसकी जरूरत पड़ती है और इसको देखा जाए तो ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, और फिजिकल क्वांटिटी के किसी भी फिजिकल फिनोमेना को मेजर करने में इसकी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन इसका यूनिट डेफिनेशन वाइज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोगों को एक यूनिट देना पड़ेगा, है ना? तो ये दो चीज सैक्रोसेंट है। क्या? तो एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, वो फिक्स है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 होते हैं, ये फिक्स्ड है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इनफाइनाइट हो सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है। ठीक है? हाँ सर। यस सर। एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड होल्ड करना। बीच में एक अर्जेंट आ गया था। हाँ, मैं क्या कह रहा था अभी? अब तो ये बात समझ में आई कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 2 हाँ सर। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का कोई ये नहीं है, वो कितना भी हो सकता है। जैसे जैसे साइंस इंप्रूव करेगा वैसे वैसे ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट बढ़ती जाएगी डिराइव्ड की। क्लियर है? यस सर। अब ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इस सब को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। इस सब को स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर आदमी हर चीज को अपने ढंग से बोलेगा। अपने ढंग से का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि 1 मीटर का डिस्टेंस इतना है, तो पूरी दुनिया में वो फिक्स होनी चाहिए ना कि इतना ही है, नहीं इससे कम नहीं इससे ज्यादा। हाँ सर। सर क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत कंफ्यूजन है। जैसे देखो, घर में सुनते होगे या कभी कभी न्यूज टीवी में आलतू फालतू बातों में सुनते होगे, लोग बाग कहते हैं कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था। ये सब सुनते रहते हो कहानी ना? हाँ सर। हाँ सर। या सुनते रहते होगे कि ये एटम एटम तो हमारे कोई ऋषि मुनि बहुत पहले दे दिए थे, ये सब कहानी। बट प्रॉब्लम क्या थी? एक तो सच है या झूठ है उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन ये कहने का यूनिट अलग अलग था। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ और सन के डिस्टेंस का देखोगे तो जो मानस में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, वो ये है जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। मतलब वो जोजन वाला कोई तो एक यूनिट था, उसमें सहस्त्र मीन्स 100, कुछ भी लोगों का अपना इंटरप्रिटेशन है। अब वो जोजन का यूनिट क्या है, उस जोजन के यूनिट में कितना मीटर होता है, किसको पता? यही अगर सीधा सीधा कह दिए होते इतना किलोमीटर है तो लोग बात मान लेता ना, यस सर। और चेक भी हो जाता सही है या गलत। क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं ये नहीं, देखो आप समझे नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं जस्ट ये कह रहा हूं मान लो उसके बाद ही डिफाइन हुआ, डिफाइन करना जरूरी क्यों है ये बता रहा हूं। ओ हाँ सर, जैसे समझा। रामायण के समय में, मैं नहीं कह रहा हूं इंडिया, आप अगर दूसरे कंट्री का साइंटिफिक हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो हर कंट्री, दुनिया के हर कंट्री के पास इस तरह की कहानी है कि अरे ये एटम एटम तो हमारे यहाँ बहुत पहले किसी ने बता दिया था, बहुत पहले हाँ किसी, सर। सबके पास ऐसी कहानियां हैं, लेकिन हाँ, सबके बताने का तरीका, सबके बताने का यूनिट, ये सब अलग अलग था, इसीलिए पता नहीं चला होगा। मान लो हाँ ये सर। ये तो ऐसा हो गया ना कि हम और तुम एक ही बात को दो डिफरेंट लैंग्वेज में कहें, जिसका कि कॉमन ना हमें पता है ना तुम्हें पता है, तो कौन कहेगा कि दोनों सेम बात है। यस सर। तो ठीक वैसे ही आगे की साइंटिफिक डिस्कवरी आसान हो जाए, इसके लिए ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है कि 1 सेकेंड टाइम किसको कहेंगे, 1 kg मास किसको कहेंगे, 1 मीटर लेंथ किसको कहेंगे, इस सबको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी क्यों है ये समझ आ गया। यस सर। अब जब भी कभी साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के इसको डिफाइन किया, और इसका डेफिनेशन भी चेंज होता रहता है, टाइम के साथ बहुत बार चेंज हुआ है, तो अभी एग्जिस्टिंग डेफिनेशन जो आप लोगों को पढ़ना है इन चीजों का, जस्ट मैं वो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन याद रहे ये सब कोई रटना नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मोरलेस की चल क्या रहा है। जैसे एक एक करके लिखना बिल्कुल मत। फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ की कहानी है, तो ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से मैंने कॉपी किया है, तो उस टेक्स्ट बुक के नीचे देखोगे लिखा रहेगा कि ये सब रटने की जरूरत नहीं है, समझने की चीज है। तो जैसे लेंथ की कहानी है, तो इस लेंथ की कहानी में इसको यूनिट दे दिया स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, सिंबल वंबल है मुझसे मतलब नहीं है। अब 1 मीटर लेंथ को डिफाइन किया कि द मीटर इज द लेंथ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ, ये जो भी है 1/299792458, ये कोई नहीं रटेगा, किसी को नहीं याद रहेगा, ये मुझे आज तक नहीं याद है। तो 1983 में इस डेफिनेशन को एडॉप्ट किया गया। इससे पहले दूसरा डेफिनेशन था। इससे पहले क्या था कि फ्रांस के लेबोरेटरी में एक प्लैटिनम इरिडियम का रॉड है, उसके लेंथ से था, बट 100 ईयर 50 ईयर के बाद वो भी उसमें इरोजन हुआ, वो चेंज हुआ, तो एक ऐसा बनाया गया जो चेंज नहीं, जैसे लाइट की स्पीड वैक्यूम में चेंज नहीं होती, ठीक है, व्हाटएवर। तो आपको अब इस पूरे प्रोसेस में क्या याद रखना है, तो आप सिर्फ अगर इतना याद रख लिए कि लेंथ का डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन लाइट स्पीड, तो आपका काम हो गया। बाकी ये सब कहानी किसी को नहीं याद रहती है, 1/299,792, ये सब जो लंबा सा नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? यस सर। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट लेंथ हो गया। सेकेंड मास, मास को किलोग्राम कहते हैं। मास का ये जो डेफिनेशन है ये अपडेट किया गया 1889 में। इससे पहले मास का डेफिनेशन हुआ करता था, जस्ट ऐसे ही बताता हूं, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा सा मैं शायद भूल रहा हूँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर में जितना का वेट होगा उसको 1 kg कहते थे, ऐसा कुछ था। 1899 में जो डेफिनेशन अभी तक एग्जिस्ट करता है वो यही है कि एक प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय का सिलेंडर है, उस सिलेंडर के मास को स्टैंडर्ड कर दिया गया, वो देखो पेरिस में, फ्रांस में उस लेबोरेटरी में रखा हुआ है, उसको हम लोग मास कहते हैं। अब आपको इसमें से सिर्फ ये याद रखना है कि मास का जो डेफिनेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड वेट ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, बाकी आपको कोई कहानी नहीं याद रखनी है। क्लियर? यस सर। यस सर। थर्ड, टाइम का डेफिनेशन। सर हाँ सर, वो आपने क्या लिखा है? PTIR? हाँ, प्लैटिनम प्लस इरिडियम का एलॉय बनाया था वो है, ठीक है। अब आया टाइम। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो या पढ़ लिया? हाँ पढ़ सर, रहे चालू है। चालू है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़े हो कि किसी भी एटम में जब ऊपर
क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका ट्रांजिशन लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, फिर वो उसमें रेडिएशन निकलता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हाँ कहते हैं। सर, ये पढ़ हाँ लिया। सर पढ़ा है। उसमें वो सब सीरीज भी पढ़ ली हो क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लेमन बामन पास्टन ब्रैकेट पीफन ये सब? हाँ सर, ये सब भी Yes, पढ़ sir. लिया। ठीक है ठीक है, उतनी कहानी मुझे नहीं आती वो सब, मैं क्या बताता हूँ सुनो। तो एक सीजियम 133 का एटम है, ठीक है। तो ये एटम में जब मेटा स्टेबल स्टेट पर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन नीचे की ओर होगा, जिसमें कि खूब सारे वेवलेंथ निकलेंगे, हाँ सर। है ना। तो सेकेंड को डिफाइन किया गया, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ये जो भी नंबर है 919 whatever period of the radiation corresponding to transition between two hyperline level of the ground state of cesium atom। तो ये सब में से आपको एक लाइन हवा नहीं लगा कि क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रख लीजिए, इसको आगे फिजिक्स के लैंग्वेज में एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। तो आप इतना याद रख लीजिए कि सेकेंड का डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन सीजियम एटॉमिक क्लॉक, मोर देन सफिशिएंट है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर है? यस सर। 1960, उससे पहले टाइम का दूसरा यूनिट था, Sir. 1967 में इसको अपडेट किया। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो लेकिन प्लैटिनम ये क्यों यूज सीजियम, सॉरी, सर ये जो लेकिन प्लैटिनम ऐसा ही सीजियम क्यों? उन्होंने लिया कोई है एक वो कोई एक आदमी randomly बोलो। हाँ कोई एक आदमी बोलिए। सर ये जो प्लैटिनम रेडियम ये सब उन लोगों ने रैंडमली चूज करके बना दिया है। हाँ आर्बिट्ररी चूजन, देखो डेफिनेशन में लिखाया था। मान लो उसकी जगह मैं आयरन भी बोलता तो आप कहते आयरन क्यों लिया। तो रैंडमली चूज करने का मतलब एकदम रैंडम नहीं है, इसके पीछे भी कहानी है। कहानी ये है कि हम एक ऐसा सैंपल लें जिसमें कि इरोजन नहीं हो, जिसमें रस्टिंग नहीं हो। बात समझ में आ रही है? Yes, sir, जो yes. वर्ल्ड में हर जगह अवेलेबल हो। मान लो फ्रांस के लेबोरेटरी में प्लैटिनम इरिडियम ले लिया और प्लैटिनम और इरिडियम का एलओआई इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो इंडिया के का जो पढ़ते हो तुम लोग BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हाँ सर। BIS में भी इसका एक सैंपल रखा Yes, हुआ है sir. हर कंट्री में। अब यहाँ मिलेगा ही नहीं तो यहाँ कहाँ से स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो ये थोड़े बहुत थॉट प्रोसेस हैं इसके, बट कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक नहीं है इसके पीछे। Okay, sir. ठीक है। तो सर सीजियम का इतना क्यों ले लिया, मतलब हाँ कोई आसान सा ले लेते। आसान सा नहीं ले लेते। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में क्या है कि पहले एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में भेजा जाता है, फिर रेडिएशन होता है ना। हाँ सर। लेकिन जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसमें तो अपने आप होता रहता है, इसलिए रेडियो एक्टिव है। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ, सीजियम उस कैटेगरी में है। Understood. ओके सर। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए, ये सब। अब ये जो कहानी लिखी है ये सब तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर्टी, अगले साल मैग्नेटिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और एक दूसरा करंट कैरिंग वायर है, इन दोनों को जब हम एक दूसरे के सामने रखते हैं और दोनों में करंट पैरेलल है तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। समझ आया? एंटी पैरेलल है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है। उसका क्या फॉर्मूला क्या है ये सब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में। अभी सिंपल है कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखें और उस पर फोर्स 2 × 10⁷ न्यूटन लगता है, तो न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इतना फोर्स लगने के लिए उन दोनों वायर में जितना करंट फ्लो कराने की जरूरत है उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है। ये बहुत रिसेंट डेफिनेशन है 1 एम्पियर का, 1948 का। इससे पहले इलेक्ट्रिक करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ करता था कि 1 सेकेंड में यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना कूलम्ब पास किया, जिसको मेजर करना मुश्किल है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का ये नया डेफिनेशन 1948 में अपडेट किया। अब आपको ये 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है।
आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का 1 एम्पियर का जो स्टैंडर्ड है, इट इज बेस्ड ऑन फोर्स ऑन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। Yes, और थोड़ा फिजिक्स पढ़ लोगे तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया। सबसे आसान थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, तो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसका 1/273.1 सेकेंड 7 फ्रैक्शन को 1 केल्विन बोला जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल आपको मेरे से बेहतर मालूम होगा, मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे होगे। कार्बन Yes. 12 का 1/12 वेट के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया। हाँ सर। Yes, sir. 7th ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपके लिए नया है, तो पहले समझते हैं ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है। तो जैसे घर में बल्ब है तुम्हारे, तो किसी बल्ब पे हाँ, देखते सर। होगे कि 60 वॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो 60 वॉट का मतलब होता है कि उस बल्ब से 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी बाहर निकल रही है। यस सर। है ना। अच्छा, तो इसी तरह के किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट बाहर की ओर निकलता रहता है, और लाइट जो बाहर की ओर निकलता है डिपेंड करता है उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का शेप साइज कैसा है। जैसे पॉइंट के जैसा है तो उससे 3 डायमेंशन में चारों पूरे सॉलिड एंगल में लाइट निकलेगी। Yes. जैसे ट्यूब लाइट है तो सिलिंड्रिकल निकलेगा। Yes. यस सर। तो किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलता है, उस लाइट का एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट डायरेक्शन मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल, उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ये ऑप्टिक्स के चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके यूनिट को कैंडेला कहते हैं। तो 1 कैंडेला को डिफाइन किया गया कि अगर 1/683 वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, समझ रहे हो, तो 1/683 जूल पर सेकेंड पर सॉलिड एंगल के लिए, है ना, जूल पर सेकेंड पर सॉलिड एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होता है उसको 1 कैंडेला कहते हैं। इसको हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको इस तरह से स्टैंडर्डाइज किया गया। ठीक है। अब देखो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे तो उसको मेजर करेंगे, तो मेजर करके मुझे कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा। Yes, हाँ sir. सर। और साथ ही साथ कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूं मास इज 50 kg, तो इसका मतलब मास एक फिजिकल क्वांटिटी है Yes. जिसको हमने मेजर किया केजी वाले यूनिट में। Yes, sir. तो ये केजी हो गया यूनिट, और ये जो 50 है वो इस यूनिट में जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो हो गया। यही अगर केजी की जगह ग्राम चूज करते तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता। हाँ सर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से चेंज होता जाता है। कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ सर। अब मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, वो कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, लिखूंगा भी नहीं। ये सब सबको मालूम है कि मिलीग्राम का मतलब होता है 1/1000 ग्राम, 1 kg का मतलब होता है 1000 kg, तो मिली, सेंटीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब कन्वर्जन सबको मालूम है। सर। इसके अलावा किलो मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻�6, यस सर। Yes, sir. माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, सर। पीको मतलब 10⁻⁻12। तो इस तरह के कन्वर्जन जो है वो आप लोग खुद बुक से देख लीजिएगा, वो बताने का कोई मतलब नहीं है, कॉमन सेंस है। ठीक है, Yes, sir. सर। पक्का।
पक्का ये बात सबको समझ में आई कि इन बातों का मतलब नहीं है, ये सब आप Yes. अपना देखते रहिएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। यहां से आप अभी जो मैं बता रहा हूं यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि यहां से थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है जो आईआईटी जेई मेंस में कभी कभार पूछ भी देता है और बहुत आसान मुफ्त के नंबर होते हैं, इसलिए एक बार इसको सीख लेते हैं। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग इज डायमेंशन। तो यहां से डायमेंशन से आप लोग कॉपी भी करेंगे। ठीक है? अब डायमेंशन होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन सब फिजिकल क्वांटिटी को एक सिंबल असाइन कर दिया गया। और बाकियों की क्यों किया गया? तो इसलिए कि बाकी जितने क्वांटिटीज हैं सारे क्वांटिटीज इसी पर डिपेंड करते हैं, तो हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग सिंबल नहीं यूज करना पड़े, मिनिमम इसी 7 का कॉम्बिनेशन है ना। हाँ तो इस Yes, sir. कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो उस केस में क्या होगी, एक बात दो बातें होंगी कि बहुत ज्यादा सिंबल नहीं होगा और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में इनकी डिपेंडेंसी कितनी है। ठीक है? Yes. तो जो डायमेंशन का डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ। डायमेंशन का डेफिनेशन ये होता है, यूजुअली जो बुक लिखा हुआ रहता है और उसका मीनिंग क्या है वो भी समझा देता हूँ। जैसे अगर बुक बेस्ड डेफिनेशन पढ़ोगे तो उस बुक बेस्ड डेफिनेशन में डायमेंशन का डेफिनेशन आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। इसका मीनिंग इस डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा तो मैं जरा समझा भी देता हूँ। तो देखो पहले तो इसका मीनिंग देखो। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स और एक्सपोनेंट्स। मतलब नहीं समझ में आया घबराओ नहीं, अभी तुरंत समझाऊंगा। पार्ट्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटी, बेस मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, आर रेज्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो बेस क्वांटिटी है हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम, ये सब की जो कहानियां हैं, इन सब का सिंबल फिक्स कर दिया गया। इन सब का सिंबल फिक्स कर दिया मतलब ये बेस क्वांटिटी में लेंथ को L, मास को M, टाइम को T, इलेक्ट्रिक करंट को A, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD और मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बारी फिक्स कर दिया गया। ठीक है? और ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी डिराइव्ड किसी भी क्वांटिटी का, ये बात मैं जस्ट अभी, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है लिख देता हूं, किसी भी क्वांटिटी का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें M, L और T, इन तीनों का टर्म कंपल्सरली लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। कंपल्सरी टू राइट। जैसे मास अगर एब्सेंट होगा तो हम m⁻0 लिखेंगे। आई बात समझ में? और ये जो बाकी बच गया मेरा, एम्पियर, केल्विन, कैडेला और मोल, ये जो 4 बच गए ये ऑप्शनल है। मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटी में आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं दूंगा लिखने का टाइम, घबराओ मत। फॉर एग्जाम्पल
मान लेते हैं स्पीड है, स्पीड का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको मालूम है। Yes, sir. तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ हो गया और टाइम का मतलब टी हो गया। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दिखता है उसके हिसाब से L इंटू टी रेज टू -1 ऐसा दिखता है। लेकिन जब हम लिखेंगे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम ऐसे लिखेंगे m रेज टू 0 L1 एंड t रेज टू -1 स्क्वायर ब्रैकेट में। ऐसे ये कन्वेंशन है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये होगा आपका स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ आया? तो MLT कंपलसरी है, नहीं है तो पावर 0 लिखेंगे, बट है। आया समझ में ये एग्जांपल? Yes, sir. हाँ यस सर। सर। तो डायमेंशन से जहां से मैंने बोला है यहां से आपको कॉपी करना है। कहां से? यहां से। तो यहां से कॉपी कीजिए और यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Done. हो गया? सर ये जो डिमेंशंस है हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ ऐसे लिखना होता है, मतलब अगर नहीं लिख- नहीं, नहीं ना? मैग्नीट्यूड के साथ नहीं, डायमेंशन जब पूछेगा तब लिखना है। ओके, तो मतलब ऐसे मैग्नीट्यूड और उसके बाजू में ये डायमेंशन? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, जब पूछेगा तब लिखना है। ठीक है? ओके, हाँ हाँ ठीक है। जैसे अभी मैं तुम्हें 10 फिजिकल क्वांटिटी देता हूँ, 10 से 11, उसका डायमेंशन मुझे लिख के बताओ। फिजिकल क्वांटिटी बोला ना मैं, इनफाइनाइट है। मैं आपको अभी वही दूंगा जिस फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि अगर डेफिनेशन ही नहीं पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कहां से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। Yes, sir. हाँ तो इसीलिए आपको अगर अभी मैं दूंगा लिखने को, तो वही फिजिकल क्वांटिटी दूंगा जो कम से कम आप 9th-10th में पढ़ चुके हो। अब मैं कह दूं तुम इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी का लिखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का लिखो, कहां से लिख पाओगे? पढ़े ही नहीं कभी। ठीक है?
तो अभी मैं कुछ देता हूं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाइए। बट ये सब का डेफिनेशन आपको पता है तो आपको आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर following physical quantity. जस्ट अभी आपका एक छोटा सा क्लास वर्क है, 5 मिनट का काम है, जल्दी से करके बताइए। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड एरिया, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वेलोसिटी, फिफ्थ मोमेंटम, सिक्स्थ एक्सेलरेशन, सेवेंथ फोर्स, एट्थ इम्पल्स, नाइन्थ वर्क, 10th एनर्जी, 11th पोटेंशियल एनर्जी और 12th पावर। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो आपने नहीं सुना है पहले से। हाँ सर। इम्पल्स, मारूंगा मैं तो बताऊंगा ही नहीं। फोर्स
सर सर डन। मैं एक बार कर देता हूं, देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट, ये तो लेंथ होगा, L तो लिखेंगे m0 l t0, है ना। yes एरिया लेंथ स्क्वायर, तो m0 l स्क्वायर t0। वॉल्यूम लेंथ क्यूब, तो m0 l क्यूब t0। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो m0 l t⁻⁻1, है ना। यस सर। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो ऊपर वेलोसिटी जो मिला है इसी को मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ml t-1, है ना। एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी दिख रहा है, इसको टाइम से डिवाइड कर देना है, तो m0 l t-2, है ना। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ऊपर है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ml t-2। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, एक ही बात है। चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स को, हाँ, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा हो गया। वर्क क्या होता है? MLT माइनस फोर्स फोर्स इनटू इनटू, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर है, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m l स्क्वायर t-2 हो जाएगा। वर्क हो या एनर्जी हो, सबका एक ही होता है, जूल। तो ये भी यही होगा और ये भी यही होगा, यस सर। है ना। यस सर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क बाय टाइम। क्या? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क मुझे मालूम है, इसको टाइम से डिवाइड कर देना है, तो इस वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो m l स्क्वायर t⁻⁻3, ये पावर हो गया। किसी को कोई दिक्कत इस 7 फिजिकल क्वांटिटी में? 7 नहीं, 12 जो भी है। इस 12 में किसी को कोई दिक्कत है? सर। यस सर। नो सर। मतलब कुछ बताना है मुझे या आगे बढ़ूं? मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ। आगे बढ़। आगे बढ़ना, ठीक। आगे बढ़। अब एक कॉमन सेंस है, मैं क्या बोलूं, मुझे तो ये सब पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि है कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस है, जिस कॉमन सेंस का नाम है लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। जबरदस्ती का इतना बड़ा नाम है ताकि लगे कि कुछ एकदम बड़ा सा पढ़ रहे हैं, ऐसे है ये कॉमन सेंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन या लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी एक ही बात है। अब वैसे तो मैं बड़ी बड़ी बातें कुछ लिख दूं, बट इसका मतलब क्या, ये देखो। अगर मैं तुमसे कहूं कि यू सब्ट्रैक्ट, मान लो 3 एप्पल फ्रॉम 5 पेंसिल, कोई मतलब है इस बात को कहने का? यस। या मैं कहूं यू ऐड 5 टाइगर विथ 3 रसगुल्ला, कोई मतलब है इस बात का? कॉमन सेंस से कोई मीनिंग नहीं बनता ना। नहीं सर। तो इस बात को अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसे कहता हूं कि किसी भी फिजिक्स के इक्वेशन में कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी विच आर बीइंग एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, बोथ शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कोई गलत नहीं है। हाँ सर। तो इसी कॉमन सेंस का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। समझे मेरी बात? हाँ सर। यस सर।
अब इसको तो इस मतलब डेफिनेशन में कुछ भी लिख देता है, कोई मतलब नहीं है, बट जो मैं बोला वो समझ में आया? हाँ हाँ अच्छा, तो जस्ट एक लाइन वाला एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसका मीनिंग भी बताने के लिए बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक लाइन वाला डेफिनेशन तो यही है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। बट ये मुझे बहुत फालतू सा डेफिनेशन लगता है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता है। तो पता नहीं चलता है मतलब पता चलाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इस बात को ऐसे कह देता हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो कोई एक इक्वेशन है अपने मन से, जिसमें a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कुछ भी बोल दो ऐसा, प्लस सी अपॉन डी माइनस ई, ऐसा कुछ है। इसमें ए बी सी डी ई सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां से हम क्या क्या कह सकते हैं, देखो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से। पहली बात हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी का स्क्वायर, कह सकते हैं ना? हाँ सर। यस सर। दिस इज इक्वल टू नहीं, फिर नहीं समझोगे, फिर छोड़ दो। तो यहां तक ये बात समझ आई? हाँ सर। दूसरा हाँ, आउटकम इसी में मुझे दिखता है कि यहाँ डी में से ई सब्ट्रैक्टेड है, मतलब डी और ई दोनों का डायमेंशन सेम होगा ना? हाँ सर। तीसरी बात फिर मुझे Yes, दिखती है कि जो एक, अब लिखूंगा तो समझ में आएगा, जो ए का डायमेंशन है वही डायमेंशन बी के स्क्वायर का होना चाहिए, और वही डायमेंशन सी अपॉन, अब देखो मान लो मीटर में से मीटर सब्ट्रैक्ट हुआ है तो मीटर ही बचेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो आइदर डी और ई में से कोई एक लिख दे तो काम चलेगा हाँ सर। हाँ सर। डिनोमिनेटर में, है ना? तो ये जस्ट मैंने आपको ये लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी समझाने के लिए एग्जांपल दिया, और कुछ नहीं। क्लियर है सबको? हाँ सर। तो ये लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी और उसका एग्जांपल लिख लो, फिर इसके 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ। सर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूनिट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, यूनिट मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे मीटर इनटू सेकेंड हो सकता है, लेकिन मीटर माइनस सेकेंड नहीं हो सकता, मीटर प्लस सेकेंड नहीं हो सकता। समझे कुछ? जैसे मीटर इंटू सेकेंड हो सकता है, मीटर अपॉन सेकेंड हो सकता है, लेकिन मीटर माइनस सेकेंड का कोई मीनिंग है क्या? तो मल्टीप्लाई डिवाइड में डायमेंशन मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में नहीं होगा, ऐसा कुछ कोई मीनिंग नहीं है। None, sir. आगे बढ़ूं? हाँ सर।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, मतलब इस डायमेंशनल होमोजेनिटी के बेसिस पर आप, या पहले इसी को देखो, वो वाला बात देखो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कहाँ गया, मैंने पेस्ट किया वो। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? हाँ हाँ सर। सर दिख रहा है। एक बार इसको ट्राई कीजिए। दहावी म्हणजे आमच्याकडून काही हात नव्हतंच म्हणजे कमी करायला. मग तर मॅथ जास्त होतं बस, ते पण इझी होते. ओ भाई साहब, Yes, sir. हो गया? फटाफट 2 मिनट में देख लो जो मैं कहता हूं। कॉमन सेंस है, यहाँ d प्लस टी दिख रहा है, Yes, sir. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d
t के बराबर होगा। हाँ सर। v और a का सेम होगा, कॉमन सेंस है, बोलना भाई। हाँ सर। और v का होता है हाँ सर। m0 l t माइनस 1। हाँ सर। v और b इंटू टी सेम है, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू b का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू t का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो v तो हो गया मेरा एल टी माइनस 1, b मालूम नहीं, और t का t, तो यहां से मुझे फिर b का मिल गया m0 l t माइनस 2 मिल गया। यस सर। यस सर। a हो गया, d हो गया, b हो गया, बचा c। तो ऐसा कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आइदर d और t, मतलब t ही होगा। यस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इंटू t। तो ये हो जाएगा m0 l t0। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और चिंदी क्वेश्चन देखो। अगर कोई इक्वेशन है मेरा, तो उस इक्वेशन का हर टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है, मतलब वो इक्वेशन जरूर गलत होगा। हाँ सर। सर। डायमेंशनली इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत, बट डायमेंशनली सही है इसका मतलब इक्वेशन सही होगा जरूरी नहीं है, लेकिन डायमेंशनली गलत है तब इक्वेशन पक्का गलत होगा, ये पक्का है। इस क्वेश्चन को कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। करेक्ट आया या इक्वेशन करेक्ट आया? हाँ सर हाँ करेक्ट है। सर आया। सर आ गया। अब एक बात बताओ, जो मैं ये क्वेश्चन देने के पीछे मेरा मकसद ये था कि अगर यहाँ पर इस 2 पाई की जगह कुछ भी लिख देते या नहीं भी लिखते, कुछ कोई 5, 10, 15, 20, 50 कुछ भी लिख देते इसकी जगह, तो भी ये करेक्ट ही आता आपको। हाँ सर। कौन सर। तो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब है इक्वेशन में भी करेक्ट है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ हाँ। बट अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है
अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब मस्ट बी मतलब एकदम इनकरेक्ट है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये बात समझाना मेरा पर्पस था, जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को लगता है कि मुझे सॉल्व करना चाहिए तो बोलिए। सर आप सॉल्व करके दिखाओ ना। हाँ सर। क्या बोल रहे हो? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं? लो कर देता हूं। इसमें था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसा था। ऐसा था ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो t का डायमेंशन तो t हो गया, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो m0 l0 t0, लेंथ का l होगा, और g क्या है? एक्सेलरेशन है ना बेटा? बोलना, g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? यस सर। तो lt माइनस 2 होगा। तो फाइनली ये क्या हो गया? टी स्क्वायर टू द पावर 1/2 हो गया, मतलब t हो गया। हाँ सर। मतलब LHS और RHS का सेम डायमेंशन है। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके सर, समझा। तो मुझे लास्ट पार्ट नहीं समझा। क्या नहीं समझा? तो लास्ट इक्वेशन जो आपने लिखी है, क्या बता तो सही, कहाँ पर? t raised to the power 2 फिर the whole raised to half is equal to t वाला। ओ भाई साहब, सॉरी, मतलब जो भी है भाई साहब, बहन जी, जो भी, ये एल एल कैंसिल हुआ। बोलो। तो ये टी स्क्वायर ऊपर गया, टी टू द पावर माइनस 2, तो टी हाँ स्क्वायर हाँ हो गया। हाँ हाँ हो गया, समझा। समझ गई? हाँ सर। बधाई हो। आगे बढ़ूं? हाँ सर। इस कदर में इतरा के चले, फ्रीक्वेंसी वर्ड सुना है पहले? हाँ सर। क्या होता है? 1/टाइम। बस, वेरी गुड। अरे वाह, तुम लोग सब होशियार है, उतना ही चाहिए मुझे। तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
सर, हेलो सर। हाँ बोल भाई। सर अभी मेजर टेस्ट 2 होने वाले, मतलब ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे, तो ये आएगा क्या यूनिट्स एंड डायमेंशंस? ओ भाई साहब, मतलब तू रोटी खाने से पहले एकदम सब सोच लेता है, बॉडी बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा? हाँ, रोटी खाना शुरू नहीं किया कि एकदम सब जोड़ लिया, उसमें कितना कैलोरी है, बॉडी बनेगा, बाइसेप्स आ जाएंगे, सिक्स पैक बन जाए, ऐसा चलता है क्या? अरे नहीं शुरू सर, किया, पढ़ने पर ध्यान दे। मेजर में आ गया नहीं सर, माइनस। जस्ट पूछ रहा था मैं। मत पूछ, ये सब ठीक है पूछेगा सर। पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। नहीं सर। और अरे पढ़ने पर ध्यान दे, फर्स्ट लेक्चर है, सीखने की कोशिश करना, टेस्ट में आएगा नहीं। अरे इतना पता होता तो मैं तुम्हें थोड़ी ना पढ़ाता, एग्जाम से एक दिन पहले ना, IIT के एग्जाम से पहले एक दिन पहले पेपर दे देता तुम्हें मैं। तो इतना बेकार पढ़ाता, वही 30 क्वेश्चन पढ़ाता जो एग्जाम में आएगा, समझ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे एग्जाम में सोच, एग्जाम के लिए सोच के पढ़ेगा ना हमेशा, तो तू हमेशा इसी चक्कर में रहेगा कि वही 30 क्वेश्चन चाहिए जिसका पढ़ना है। सब्जेक्ट सीखना भूल जाएगा। सब्जेक्ट सीखने पर ध्यान दो, कोई बात नहीं, मन करेगा पूछ लेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पूछेंगे, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? नहीं बोलोगे नहीं पूछेंगे, बोलोगे पूछेंगे। बट आइडियली तुम्हारा कोई से नहीं होना चाहिए, जहां तक पढ़ाया गया पूछना होगा पूछ लेंगे, नहीं पूछना होगा छोड़ देंगे। बोलो बेटा, हुआ किसी का? देखिए क्वेश्चन में कह दिया है कि फ्रीक्वेंसी, फोर्स, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ, इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। हाँ सर। फोर्स, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है। बट कैसे डिपेंड करता है नहीं मालूम, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू फोर्स का पावर x, लेंथ का पावर y और मास पर यूनिट लेंथ म्यू का पावर z। अपने मन से मान लिया, तो ये अगर x y z मिल गया तो हमारा इक्वेशन पूरा हो जाएगा। हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी 1 by टाइम पीरियड होता है, मालूम है? यस। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 L0 t⁻⁻1। कांस्टेंट का कुछ होगा नहीं। फोर्स, फोर्स अभी सीखा था, कितना होता है? mlt-2 t। ऐसा मास इनटू एक्सीलरेशन, लेंथ का L, और म्यू के बारे में बोला है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ml⁻⁻1। यही हुआ ना? हाँ सर। तो ये क्या हो गया? m⁻x + z हो गया, हाँ सर। l⁻x + y - z हो गया, और t⁻−2x हो गया। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर हम दोनों के पावर को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x + z = 0, x + y = z - z = 0, तो वही मिलेगा। और -2x = -1, ऐसा मिलेगा। बोल।
Yes, sir. तो यहाँ x 1/2 मिल गया। अब x 1/2 मिल गया मतलब z -1/2 मिल गया। मिल गया हाँ सर। और z -1/2 मिल गया, x 1/2 मिल गया, तो y क्या मिल गया? 1 माइनस minus -1। -1। तो x y z तीनों मिल गया, मतलब मेरे लिए फ्रीक्वेंसी का टेंटेटिव इक्वेशन क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू f टू द पावर x l टू द पावर y, है ना, एंड म्यू टू द पावर z, ऐसा था। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू k/l अंडर रूट f अपॉन म्यू। ये आंसर हो गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट इक्वेशन होगा ऐसा ही। हाँ सर। अब ये चैप्टर साउंड वाला जब पढ़ लेंगे तब देखेंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अभी तो इतना बता सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ यस सर। सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन कीजिए। सिमिलर जैसा अभी मैंने करके दिया है वैसा ही दिया हूं, तो ये खुद करना। ये नहीं करेगा तो मार डालूंगा।
आया आंसर, बोलिए। 1 मिनट सर। बी आया सर। हाँ, वेरी गुड, बी जिसको आया, वेरी गुड। सर बी आया है। वेरी गुड। सबको हो गया या मुझे बताने की जरूरत है? हो गया सर। सबका हो गया, नहीं बताने की जरूरत है? सो आंसर इज बी। आगे बढ़ू? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप 3 क्वेश्चन है। सर 5:30 तो हो गया। गला दबा दूंगा। अरे सर भूख लगा है। क्या हुआ? भूख लगा था सर। खाना नहीं। हिंदी भी नहीं आती तुम्हें? भूख लगा था नहीं, भूख लगी थी। हाँ, मुझे लगा केवल फिजिक्स नहीं आती है तुम्हें। आती है सर। भूख लगी थी। है तो कौन सा, कहाँ रॉकेट साइंस है? बैठ के खाता रहा, कहाँ मुझे दिख रहा है? वैसे क्या बनाया खाना तेरे यहाँ? मैं भी आ जाऊं? अरे सर नाश्ता ही नाश्ता होता ना, क्या नॉर्मल है? नाश्ता। नाश्ता करना है? हाँ, क्या कर रहा है नाश्ते में? नाश्ते में वेफर बिस्किट। मुझे देगा तब छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ सर, आपको फोटो भेज सकता हूँ, दूसरा कुछ नहीं अभी करता हूँ। अब फटाक से 3 क्वेश्चन कर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ओरली। ओके सर। 5:45 को छोड़ूंगा। दूसरी क्लास तुम्हारी 6:15 से है ना? हाँ सर। मालूम हाँ है। सर। उस आधे घंटे में लंच डिनर नाश्ता फास्ता जो करना है सब कर लेना, और मुझे भी दे देना। सर
थोड़ा बड़ा सर ये, हाँ सर ये दिख नहीं रहा क्या ऊपर रेस टू क्या लिखा है? अब दिख रहा है। हाँ सर, ओके। बोलो बेटा, ये वाला हुआ V0 by अल्फा 1 माइनस e raised to अल्फा माइनस अल्फा t वाला। देखिए, सुनिए ध्यान से, सब लोग सुनिए। ए मिला तो सर फर्स्ट वाले का। देखते हैं। ए। ई तो कांस्टेंट है, 2 पॉइंट समथिंग बताया था मैंने। हाँ तो कांस्टेंट टू द पावर समथिंग, तो इसका कोई डायमेंशन होना नहीं चाहिए। हाँ सर। मतलब अल्फा इंटू टी डायमेंशन लेस होना चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ सर। तो अल्फा का तो हो गया t रेज टू -1, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये दो बच गया। ए है सर ऑप्शन। देखते हैं बेटा, मुझे उतना नहीं आता ना, मैं अभी सीख रहा हूं। ऐसा होगा, अब ये 1 कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो x का V0 बाई अल्फा के बराबर होगा। हाँ या ना। तो V0 का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन इंटू अल्फा का डायमेंशन। x तो मीटर है, लिखा हुआ है पोजीशन, तो L और अल्फा t रेज टू -1, तो m0 L t रेज टू -1, m0 L
ए नहीं होगा, वह मारूंगा। C. m0l t raised to -1, C will be the answer. ओ सी। आया अच्छा समझ हाँ सर में? समझा। समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट सिमिलर है, नीचे वाला भी कीजिए। सर ये क्या होता है? वही एक्सपोनेंशियल e रेज टू बेटा, ये जो लिखा है ना, ये जस्ट ओके। लिखने का तरीका है, किसी अच्छा को अच्छा दिक्कत मैं पहले ही बता दूं। इस इक्वेशन का मतलब हो गया p इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हुआ। ओके सर। सर बी है क्या? हाँ सर। हाँ सर, हाँ कॉमन सेंस ये आ रहा है। B आ अरे रहा वाह, है। बी, वेरी गुड। ठीक है, यस सर। वेरी गुड, एकदम सिंपल था। इसके नीचे वाला कीजिए। है क्या? आगे बढ़ूं? आया कुछ? ये है क्या? वर्क डन बाय अ फोर्स, अभी निकाला था वर्क डन का। बाकी है मेरे का। फोर्स एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये वर्क डन होगा, ऐसा नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का एम, वेलोसिटी का एल, टी रेज टू -1, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, हाँ सर, तो फोर्स एम एल टी -2 और एरिया का एल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एम एल -1 टी -2, हाँ तो सर, ये होगा प्रेशर। सर एक बार रिपीट करो ना, क्या? मैं ऑफलाइन था सर। क्या क्या बताऊं, बोलो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
तो एनर्जी और वर्क सेम होता है, ये क्या होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी का तो हो गया mL² T⁻⁻², और वॉल्यूम का क्या होगा L³। तो ये क्या हो गया mL⁻⁻1 T⁻⁻²। तो C और D दोनों आंसर दिख रहे हैं मुझे। हाँ सर। आया समझ में? यस यस सर। C और D दोनों करेक्ट होगा। चमका कुछ? हाँ सर। पक्का? हाँ पक्का। हाँ सर। चलो भाग जाओ। बाय सर, थैंक यू बाय। सर। सर आज इसका कोई होमवर्क मिलेगा? देखता हूँ, मन करेगा तो दे दूंगा। सर थैंक यू। ओके सर, सर। बाय सर। बाय। बाय सर सर। ये पीडीएफ भेज देना ग्रुप पे। नहीं भेजूंगा, अरे तुम लोग पढ़ता नहीं है, क्या करूंगा भेज के। सर वो स्टार्टिंग का सब बाकी है। भेज दूंगा घबरा मत। चल बाय सर, थैंक यू सर।